नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सक्सेस टॉक जो कि हम बात करेंगे विकास प्रजापति से, जो कि आरएस टॉपर है। उनका आरएस 2018 में 9th रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। तो हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्ते विकास जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आरएस 2018 में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। अ, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बताइए कि बेसिक क्या रहा आपका। जी मेरा नाम विकास प्रजापत है और मैंने ग्रेजुएशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और उसके उपरांत आरएएस के जो तैयारी के चरणों में मैंने 2016 का और 2018 के दो परीक्षाओं में मैंने भाग लिया। 16 की प्रारंभिक परीक्षा में मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2018 में आज मैंने 2018 की जो आरएएस भर्ती परीक्षा है उसमें 9वीं रैंक हासिल की है। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था और दूसरे अटेम्प्ट में आपने बहुत ही शानदार सफलता अर्जित की। तो उसके लिए एक बार फिर से बधाइयाँ। धन्यवाद। तो आप अपना थोड़ा सा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि आपकी एजुकेशन कैसे रही, कहाँ कहाँ से क्या किया आपने। जी मेरा स्कूलिंग है वो मेरे गृह ज़िले टोंक से ही रहा और उसके उपरांत मेरा ग्रेजुएशन मैंने एसकेआईटी जयपुर से किया। उसके उपरांत मैंने इन सर्विस रहते हुए 2017 में एमएससी मैथमेटिक्स भी किया है। इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता रहा मैं 2014 के बाद से। जी। अभी आप गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड हैं और इससे पहले भी आपका एक और जॉब में थे। तो इस जो 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 दो पहले से रही आपकी जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब ही है, उसको क्या इफेक्ट रहा इस आरएस के एग्ज़ाम में, उसकी क्या भूमिका रही? देखिए जब हम किसी पहले से सर्विस में होते हैं तो हमारे पास कई समस्याएं भी होती है और उन समस्याओं का समाधान हमें स्वयं को ही ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं पहले स्कूल एजुकेशन में था तो वहाँ पर मुझे स्कूल टाइम के बाद में काफ़ी समय मिल जाता था तैयारी करने के लिए और एक सिस्टमेटिक रूटीन होता था तैयारी करने के लिए और अपनी जो जॉब है उसको भी समय देने के लिए। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आया तो यहाँ पर जो ऑफिस टाइम होता है 9 से 9:30 से 6 बजे तक का, तो काफ़ी हेक्टिक एक अपना शेड्यूल बन जाता है। फिर भी मैंने यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से इस तरह सुबह का समय होता है और अपने जो शाम का समय सुबह जल्दी उठकर रात को लेट तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अपने जो शेड्यूल है उसको सेट किया और जॉब में रहते हुए कई चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है और वो बेशक आपके इंटरव्यू, मेंस हर जगह काम आती है। जैसे मैं उद्योग विभाग में रहा, तो उद्योग विभाग से संबंधित कई औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी, औद्योगिक जो एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो हमारे देश में बना हुआ है, राज्य की क्या स्थिति है, हमारे राज्य में क्या समस्याएँ हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर हम जब इन चीज़ों को अपने करीब से देखते हैं सर्विस में रहते हुए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे मेंस में आंसर राइटिंग हो, चाहे आपके इंटरव्यूज़ में आपके किसी मुद्दे पर चर्चा करने का कोई विषय हो। जी, बढ़िया। तो आप जॉब में रहते थे तो टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ऑलरेडी जॉब में हो तो किस तरह आप अपना मेन जो रहता था कि किस तरह तैयारी की स्ट्रेटेजी रहती थी, किस तरह टाइम मैनेजमेंट रहता था आपको जॉब के साथ में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो देखिए जैसे सुबह का आपका 9:30 से 6 बजे का ऑफ़िस है, तो आप सुबह 9:30 बजे से पहले आप 6 बजे उठकर अगर 2 घंटे आप अपने लिए निकाल लेते हो, उसके बाद आप ऑफ़िस जाने के बाद में लंच का समय आपके पास मिलता है, तो उसमें आप आधा पौन घंटा जो भी आपको समय निकलने की कोशिश होती है, वो समय आपने निकाल लिया। इसके उपरांत ऑफ़िस से आने के बाद आप 2 या 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे आप शाम को निकाल सकते हो 7 से साढ़े 10, 11 बजे तक आराम से। तो इस तरह से डेली का जब रूटीन हमारा सेट हो जाता है तो हमारे 5 से लेकर 6 घंटे हमें डेली मिल जाते हैं और अगर रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है स्टडी में इस टाइम के साथ भी, तो बेशक आप अपने जो रिजल्ट पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पर आप पहुंच जाते हो। जी। जी। तो आपने जो तैयारी करी है उसमें आजकल जो बच्चे करते हैं कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, कोचिंग और आजकल कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कोचिंग का इस सक्सेस के लिए कितना बड़ा रोल रहता है, लोगों को कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आपने कोचिंग करी थी क्या? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
देखिए, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक गाइड की तरह काम करते हैं। आपको किसी भी तैयारी जब आप करते हैं तो आपको एक डायमेंशन के अंदर आपको तैयारी करनी होती है। डायमेंशन लेस होकर तैयारी करने से होता ये है कि आपका समय खराब होता है और आप जो निश्चित आपको जो परिणाम चाहिए वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं। तो आपको कोई भी गाइड एज ए मार्गदर्शक आपको कोई भी चाहिए होता है, चाहे वो किसी को आप मेंटर बना सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप सहायता कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। इस तरह से ताकि हमारा क्या हो कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक देशिक हो और हम जो चीज़ पढ़नी है वही पढ़ें, किस तरह से पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स हमारे को क्लियर नहीं होते हैं तो उनको हम ज़्यादा समय ख़राब ना करें, किसी से समझ लें, तो वहाँ पर हेल्पफुल होती है। मेरे केस में मैंने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो उनसे मैं कंटिन्यू जुड़ा रहा और टेस्ट सीरीज़ का ही एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मैं मानता हूँ कि आंसर राइटिंग के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और आंसर्स लिखने में आप जब आरएस मेंस का पेपर देते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सहूलियत होती है आंसर्स लिखने में, पेपर टाइम पे कंप्लीट करने में और अपनी प्रैक्टिस को आप वहाँ पर फलीभूत होता हुआ देखते हो। जी। मतलब ये हुआ कि कोचिंग को एक सब कुछ डिपेंड नहीं हो सकते, आपको सिर्फ उसका एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, गाइड के तौर पे उसको सब कुछ स्टडी खुद को ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अब जो आर एस 2021 की भर्ती है या और भी लोग जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक्स वगैरह रेफ़र करी है, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या बुक्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, आरएस प्रीलिम्स के लिए तो अभी 1 माह का समय ही बचा है, तो इस समय तो आप अन्य वो चीज़ें, नई चीज़ें पढ़ने के बजाय आप जो पढ़ रहे हैं, उसके साथ में टेस्ट सीरीज़ आप का फ़ायदा ले सकते हैं। मॉडल पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं। रही बात आरएस मेंस की, तो मेंस में आपको कुछ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको जैसे जो प्रचलित और लोकप्रिय पुस्तकें हैं, उन्हीं की मैं बात करूँगा। जैसे पॉलिटी के लिए हम एम लक्ष्मीकांत देखते हैं। ज्योग्राफी के लिए हम राजस्थान बोर्ड की 11th की बुक्स हैं अपने पास, भारत का भूगोल, राजस्थान अध्ययन के जो पार्ट्स हैं राजस्थान बोर्ड के। इसके अतिरिक्त महेश बर्णवाल हम देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में हम पैनोरमा और इन जो किताबें हैं चलती है राजस्थान हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम वगैरह फॉलो कर सकते हैं। जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो 20-20 नंबर्स के आते हैं, मार्क्स के होते हैं पेपर्स में, पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड में, तो उनके लिए आप जो भी आपको रेफरेंस मिलता है, राजस्थान बोर्ड की बुक हो सकती है या मार्केट में जो भी किताब अवेलेबल हो, आप उनके नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं आपको जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाते हो, उससे पहले रिवाइज़ करने में। क्योंकि किसी भी पेपर को देने से पहले, खासकर आरएस मेंस में जब आप लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको आवश्यकता होती है कि चीज़ें आपको एज़ इट इज़ याद हो, ताकि लिखने में सुविधा हो, सही उत्तर हम लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकें और कम से कम समय में हमारा उत्तर को हम पूरा कर सकें। दूसरी शब्द सीमा, अपन को जो क्वेश्चंस कई बार इस तरह के होते हैं कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है, हमको उसे एक पेज में समेटना होता है, तो ये आंसर राइटिंग स्किल्स में हमें अलग से डेवलप करनी पड़ेगी। जी। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे अपना आंसर हमें कम समय में एक अच्छा आंसर दे सकें। तो आज के टाइम पे जैसे ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह भी चाहिए, ऑनलाइन भी सपोर्ट रह गया, तो उसकी भी कितनी बड़ी भूमिका रहती है एक सफलता के लिए? देखिए, कोविड के पिछले जो 2 साल हमारे निकले हैं, तो उस समय जो डिजिटल एजुकेशन है और जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स डेवलप हुए हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। और इसी दौर में जो सुदूर क्षेत्रों में या अपने जैसे जयपुर एक कोचिंग हब माना जाता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए, एजुकेशन हब के तौर पे इसे देखा जाता है। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र के हैं या कोई जॉब वगैरह में है, तो वहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होती है कोचिंग्स अटेंड करना, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स एक काफ़ी अच्छा विकल्प सामने आया है, जो व्यक्ति हमें अपना समय अपनी सुविधा अनुसार निकाल कर उसमें अपनी स्टडीज़ को टाइम दे सकता है और ऑफ़लाइन जो एजुकेशन है, वो अपनी जगह पे है और ऑनलाइन एजुकेशन एक अपना विकल्प है। जी। जी, बढ़िया। तो आजकल लोग सोशल मीडिया, मोबाइल्स बहुत यूज़ करते हैं, जी। तो इससे भी उनका एक डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना यूज़ करना चाहिए और इसको किस तरह एक प्लस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं? अगर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो आप? जी। देखिए, सोशल मीडिया को एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखा जाता है अधिकतर। लेकिन देखिए, एक हमारा जो जीवन है वो एक मानव जीवन है और हम एक साधारण सा जीवन जीते हैं, तो सोशल मीडिया से दूर तो हम नहीं भाग सकते। मेरा ये निजी विचार है। बाकी जैसे फ़ेसबुक है, यूट्यूब्स हैं,
इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी स्टडीज़ के अंदर भी। नज़रिया हमें खुद को चुनना है कि हम किस नज़रिए से यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं और किस दृष्टिकोण से हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि यूट्यूब पर जैसे एक प्रधानमंत्री नाम से एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ के अंदर आपको पूरा भारत का जो देसी राज्य थे उनके विलय से लेकर समकालीन जो भारत है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, पॉलिटिक्स का जितना भी है वो सारा उसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। एक एक घंटे के उसमें एपिसोड्स हैं। जब हम उन्हें एक बार देख लेते हैं, समय हमारा जब भी सोशल मीडिया को, मोबाइल को यूज करने का आ रहा है, तो हम उन चीज़ों को देखें तो एक कॉन्सेप्ट हमारे थिंकिंग्स डेवलप होती है हमारे दिमाग के अंदर, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है बाद में। जी। आपकी सफलता में आपके परिवार का कितना बड़ा रोल है? देखिए, जो आरएस की परीक्षा है वो मैं दो तरह की परीक्षाओं का समन्वय मानता हूँ। पहली धैर्य की परीक्षा और दूसरी ज्ञान की परीक्षा। ज्ञान की परीक्षा की चर्चा पहले हो चुकी है। धैर्य की जो बात आती है, ये धैर्य हमें परिवार वालों से ही मिलता है। क्यों? जब भी एक तो एग्ज़ाम्स हमारे बार-बार पोस्टपोन्स, आरएस का काफ़ी लंबा टाइम ले लेती है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, कई समस्याएँ आ जाती है। तो उस समय आपको धैर्य दिलाने वाला आपका परिवार होता है, आपका मित्र होते हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो होते हैं। तो परिवार का बेशक बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सफलताओं को अर्जित करने में। वो आपको ढाँढस बंधाते रहते हैं, आपको धैर्य दिलाते रहते हैं और आपको एक आत्मविश्वास अपने घरवालों के साथ में जब आप बात करते हैं तो आपको मिलता है। तो एक वो काफ़ी एक अच्छा माना जाता है एक अभ्यर्थी के लिए। जी। आपकी सफलता देखिए, हर कोई सफल होना चाहता है, तो सब तो नहीं हो पाते हैं। तो अब मेन आपकी सफलता का क्या मूल मंत्र रहा जिसने आपको इस एक छोटी सी उम्र में एक इतनी बड़ी सफलता अर्जित कराई है? क्या मूल मंत्र जो हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे आने वाली जो ये जनरेशन है जो तैयारी कर रहे हैं आरएस की या और भी कंपटीशन की, तो उनके लिए भी एक लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ रहे? जी, सफलता के मूल मंत्र के तौर पे तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर मैं कुछ चीज़ों की चर्चा करना चाहूँगा। जैसे पहला, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप किसी भी, आपने कोई भी लक्ष्य आपका डिसाइड किया है, चाहे वो स्टडीज़ के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। यदि आप में उस कार्य करने की इच्छा शक्ति है, तो आप निश्चित रूप पे सफल होते हैं। दूसरा, कठिन परिश्रम। देखिए, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। हार्ड वर्क के साथ में आप स्मार्ट वर्क का पुट डाल सकते हो, तो वो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वर्क से रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको कठिन परिश्रम करना ही होता है और ईश्वर इसका साक्ष्य होता है और आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलता है। गीता जी, भगवत गीता के अंदर भी ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करते रहना है। और ये लाइन मैं कई बार बोलता भी रहता हूँ, सब जगह जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है कि आप कर्म करते रहो, आप मेहनत करते रहो, आपकी फल ईश्वर अपने आप आपको दे देगा। तीसरी चीज़ मैं मानता हूँ आत्मविश्वास, कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आरएस बनूंगा या नहीं बनूंगा, अभी तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस कैसे होगा, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू कैसा होगा। तो इस तरह की चिंताओं से दूर होकर आपको केवल अपने जो कर्तव्य पथ है उस पर अग्रसर होना है, सफलता आपके कदमों में होगी। जी, बढ़िया। देखिए, प्री है, प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू है। तो जैसे प्री हो गया, प्री के तो मार्क्स वगैरह इतने ऐड होते नहीं, इससे जस्ट क्वालिफाई करना होता है अपने को। तो मेंस और इंटरव्यू में दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है और दोनों में से किसका किस तरह एक प्रिपरेशन के तौर पे लेना चाहिए? कैसे, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि मेंस और इंटरव्यू में किसको किस टाइम पे कितना टाइम और किस तरह वेटेज और किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा-सा? जी, देखिए, मेंस के लिए जो 200-200 नंबर के 4 पेपर आरएस मेंस में होते हैं, 3 पेपर जीके जीएस के होते हैं, 4th पेपर लैंग्वेज का होता है। तो वेटेज मेंस का बहुत है, 800 नंबर का पूरा आरएस का मेंस होता है और आप जितने अच्छे नंबर आप वहाँ पर अचीव कर सकते हो, वो आपके रिजल्ट में ऐसे कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है? तो आरएस मेंस का वेटेज अपनी जगह है। आरएस मेंस जब आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए आप अलग से तैयारी करते हो, साथ में आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बेसिकली इंटरव्यू होता पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो वहाँ पर ऐसी कोई एज सच कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सामान्य अपने बारे में जानकारी और जो वर्तमान परिदृश्य है उसके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए बस। तो आरएस मेंस का अपनी जगह काफ़ी वेटेज है। आप अगर अच्छे नंबर मेंस में लेकर आते हो तो इंटरव्यू का रोल इतना नहीं होता है जितना मार्केट में चलता है कि इंटरव्यू काफ़ी डिसाइडिंग होता है, डिसाइडिंग। लेकिन अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर हैं तो आपको इंटरव्यू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे आरएस मेंस में 440 मार्क्स थे, 440 नंबर थे और इंटरव्यू में मेरे 68 मार्क्स थे। 68 मार्क्स को देखते हुए तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि टॉप 10 में रैंक आ सकती है। लेकिन मेंस में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपके इंटरव्यू के जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी आपके काम कर जाते हैं। जी।
इस सफलता को आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? जी, इस सफलता को मैं सर्वप्रथम तो ईश्वर को और फिर मेरे परिवारजन, मेरी परदादी हैं, मेरे माता-पिता, मेरे ताऊ जी और सभी मेरी पत्नी, ख़ासकर मेरी बेटी को जो इंटरव्यू के समय मेरी बेटी हुई थी, तो उसका भी एक भाग्य विधाता मान सकते हैं उसे भी। जी। जी, बहुत बढ़िया। आखिर में आप देखिए तैयारी जो कर रहे हैं आरएस के हिसाब से लीजिए, उसके साथ में एक जो ओवरऑल लाइफ में लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए या कैसे सफलता अर्जित कर सकते हैं, कैसे एक सफलता के लिए मोटिवेट रहें, कैसे अग्रसर रहें, और उसके लिए सबको क्या कहना चाहेंगे जो लाइफ में अपने आप को इसी फील्ड में एजुकेशन के साथ में एक और भी जगह सफलता को अर्जित करते रहें, आगे बढ़ते रहें, उसके लिए तो उस दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा जो निजी अनुभव है कि हम मोटिवेशन के दौर के अंदर जब हम मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, एक इच्छा शक्ति हमारे अंतर्मन में उत्पन्न होती है। लेकिन साथ ही कुछ समय बाद हमारे मन में कुछ द्वंद्व और कुंठाएँ उत्पन्न हो जाती है। होता ये है कि हम उन द्वंद्वों के, उन बाधाओं, जो जीवन में कोई बाधाएँ हमारे सामने हैं या आने वाली होती है, उसके चक्कर में हम हमारे आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और इच्छा शक्ति अपने प्राण त्याग देती है। तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जीवन में बाधाएँ, जीवन तो है ही बाधाओं का सागर, वो चलता रहेगा। आपको अपने जो लक्ष्य आपने जो डिसाइड किया है, उस पे फ़ोकस होकर, सेंटर्ड होकर आपको उसके ऊपर चलना है। जीवन की बाधाओं से हमें सामना भी करना है और उनसे लड़कर हमें साथ में अपने जो लक्ष्य है, उसको नहीं भूलना है। आप उस पे चलते रहें, मोटिवेशन को बनाए रखें और मोटिवेशन को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखें। जी। जी, बढ़िया। तो आप हमारे साथ आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको आगे के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो ये थे हमारे साथ आरएस टॉपर विकास प्रजापत जी, और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही टॉक्स लेके आते रहेंगे। तो आगे के जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफ़िकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इनका फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू।